नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। आप देख रहे हैं इनसाइड राजतंत्र। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। उधारी और कोरोना ने बिजली पर ग्रहण लगा दिया है। प्रदेश के 9 थर्मल पावर प्लांटों में से केवल 5 से 7 दिन का ही कोयला बचा है। समय रहते हुए इन पावर प्लांटों में कोयले की पर्याप्त आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो प्रदेश में बिजली संकट गहरा सकता है। दरअसल कोल कंपनियों का मध्य प्रदेश पर 1253 करोड़ रुपया बकाया है, जिसके चलते यह कंपनियां कोयला देने में आनाकानी कर रही हैं। हालांकि इन कंपनियों ने कोयले की सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं की है, लेकिन कोयले की सप्लाई काफी हद तक अवश्य घटा दी है। कोयले की सप्लाई में कमी के लिए उधारी को एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के सभी प्रमुख थर्मल पावर प्लांट को वेस्टर्न कोल लिमिटेड, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड कोयले की सप्लाई करता है। मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी पर इन कोयला कंपनियों की बकाया राशि वसूली के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी ने भी कोयले की सप्लाई की दैनिक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि इस राशि का भुगतान नहीं होने के कारण कोयले की आपूर्ति कम कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर कोयले की सप्लाई में कमी का एक प्रमुख कारण कोरोना भी माना जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते परिवहन नहीं हो पा रहा है, लेबर नहीं मिल रहे हैं, रेल की दिक्कत है। ऐसे में कोयला संकट की यह बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। इधर कोरोना संक्रमण के चलते सरकार की आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा रही है। उपभोक्ता भी बिलों का भुगतान नहीं कर रहे। विद्युत वितरण कंपनियों के पास कोरोना संक्रमण के चलते वसूली आधी हो गई है। कंपनियों से जब तक पैसा सरकार के पास नहीं आएगा, कोयला कंपनियों को भुगतान संभव नहीं होगा। कोयले की कमी का असर बिजली के उत्पादन पर भी पड़ रहा है, जिससे आने वाले दिनों में प्रदेश में बिजली संकट गहरा सकता है। पावर प्लांट में कोल स्टॉक के लिए गाइडलाइन है। इसके तहत 7 दिन का कोयला स्टॉक में होने पर स्थिति क्रिटिकल मानी जाती है। पावर प्लांट में यदि 4 दिन का बाकी रहे तो इसे अधिक गंभीर स्थिति माना जाता है। इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा। सुशील शर्मा जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? सुशील जी, ये थर्मल पावर प्लांटों में कोयले की आपूर्ति रुकने से प्रदेश में बिजली संकट गहराने की एक उम्मीद है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। एक तरफ गर्मी है तो दूसरी तरफ कोरोना काल, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें बिजली से चलाया जाता है। इन सब घटनाक्रम को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए वैसे माध्यम में हमारे बड़े भाई सहयोगी मतलब वरिष्ठ नेता है विजय सोनावती के निधन से बहुत व्यथित हूँ मैं। जी जी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब जहाँ तक आपने बिजली वाले मामले में बात की, देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश बहुत बुरी तरीके से एक तरफ कोरोना से युद्ध में उलझा हुआ है, वहीं जो है उसके ऊपर आर्थिक जो है शिकंजा भी जो है मध्य प्रदेश सरकार पर लगातार लग रहा है। वो चाहे बिजली का मामला हो चाहे अन्य आर्थिक संकट हो। बिजली का संकट इस वक्त जो है बहुत ज्यादा विकट पैदा कर देगा यदि कोयले की आपूर्ति बाधित होती है, जैसे कि हो भी रही है। जितना स्टॉक रखना चाहिए 2 हफ्ते का, स्टॉक से कम स्टॉक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसको जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें कोशिश करनी होगी कि थर्मल पावर प्लांट कोयले की कमी के कारण जो है बंद ना हो, अन्यथा जो है मध्य प्रदेश में त्राही मच जाएगी। वैसे ही गर्मी का मौसम है, उसके बाद बिजली नहीं होगी तो लोग बहुत दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और कोरोना काल है तो इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर तमाम और भी बहुत सारी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, ये सब जो मरीज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां भी खासी दिक्कत खड़ी हो जाएगी यदि ये बिजली का संकट खड़ा होता है तो दूसरी समस्याओं के साथ में। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक, बिल्कुल सही कह रहे। देखिए हॉस्पिटल्स में तो हैवी जनरेटर्स लगे होते हैं, लेकिन जो घरों पर जो है कंसंट्रेटर का उपयोग कर रहे हैं, छोटे मोटे अस्पताल में जहाँ पर बैकअप बहुत बड़ा हैवी जनरेटर्स नहीं लगे हैं, वो वहाँ पर तो बहुत दिक्कत आ सकती है। ये दिक्कत जो है
फिर जो अभी हाल ही में हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत होने की, फिर ऐसा ना हो कि बाद में ये स्थिति को निर्मित हो जाए कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चालू ना होने के कारण भी दिक्कत आई और लोग जो अकाल जो है वो, ये इसमें तो सरकार को बहुत गंभीरता से चिंतन करना होगा। अब 4-5 मिनट का स्टॉक बचा, तो मुझे लगता है कि अब बिल्कुल विलंब करना जो है सरकार की खाली नहीं होगा। जितनी जल्दी हो सके इस समस्या का निदान होना चाहिए और कोयले की आपूर्ति जो है पुनः सुचारू हो जाना चाहिए। जहाँ तक पैसा नहीं देने का मामला 2-2.5 करोड़ अगर बताया भी है तो वो तो बाद में मिल जाएगा, लेकिन इस पर संकट के समय में भी कोल कंपनियों को भी इस तरीके से जो है एकदम से प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। ये वो समय नहीं है कि जब आप किसी से पैसे की मांग करें, ये समय तो ऐसा है कि एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। फिर ये तो एक राज्य का मामला है। दूसरा ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आपका जो बकाया है वो मध्य प्रदेश सरकार की थर्मल पावर प्लांट से है, ये कोई वो बनी नहीं है या किसी व्यापारी के साथ आपका लेन देन नहीं हुआ है जो व्यापारी दिवालिया को घोषित कर देगा। मध्य प्रदेश सरकार आज नहीं तो कल जैसे उसके पास संसाधन होंगे वो उन पैसों को चुकाएगा भी। तो कंपनी जो कोई कंपनियां उनको इस बात को विचार करना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार के साथ सुशील जी कहीं कोई डूबने जैसा मामला नहीं होगा। सुशील जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें केंद्र सरकार को जो है हस्तक्षेप करना चाहिए कि स्थिति को काबू में रखने के प्रयास करने के लिए, कि क्योंकि जितने भी ये कोल इंडिया है ये सभी केंद्र सरकार के नियंत्रण में ही रहते हैं, तो केंद्र सरकार को रहना चाहिए और इसमें राज्य सरकार को भी केंद्र सरकार से बात करना चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप तो तब होगा जब केंद्र सरकार के संज्ञान में ये मामला आएगा। ये संज्ञान में मामला तब आएगा जब मध्य प्रदेश सरकार ये मामला केंद्र सरकार को बताएगी कि इस तरीके से कोयले की आपूर्ति बात की जा रही, उसकी वजह जो है हमारे द्वारा भुगतान नहीं किया जाना है। डबल इंजन की सरकार स्वाभाविक है, दोनों ही केंद्र से स्टेट और बीजेपी की सरकार है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें सुनवाई नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है कि पहल मध्य प्रदेश सरकार को करनी होगी। केंद्र सरकार का रोल बाद में होगा जब मध्य प्रदेश सरकार ये आग्रह करेगी, केंद्रीय कोयला मंत्री से करे या प्रधानमंत्री से आग्रह करे, तो उसके बाद इसका जो है समाधान हो जाएगा। लेकिन इसमें विलंब जो जितना विलंब होगा, देखिए कोयला आप 4 दिन का बचा, ऐसा तो है नहीं कि आपने आज बोला कल कोयला आ जाएगा। कोयले को आने में भी समय लगेगा कि जो है जितनी जल्दी हो सके इस पर जो है लेना पड़ेगा मुख्यमंत्री। सुशील जी, इसमें कारण और भी ये बताया जा रहा है कि परिवहन की भी इस वक्त समस्या है, मजदूरों की भी समस्या है, क्योंकि कोरोना काल है, बहुत सारी जगह कर्फ्यू लगा हुआ है, वो भी बकाया राशि के साथ में वो भी एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। तो इस मामले में भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को अपना पक्ष केंद्र के सामने रखना चाहिए और केंद्र सरकार को आगे आकर समस्या का समाधान करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए उमेश जी, कारण जरूर है कि मजदूरों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन वो बहुत बड़ा इशू नहीं, उसका तो वो समाधान किया जा सकता है। मजदूर उपलब्ध हो भी जाएंगे, मजदूरों को बुलाया भी जा सकता है, अधिक वेतन भी दिया जा सकता है। तो मजदूरों को मुझे लगता है कि इस तरीके की जो है बहुत ज्यादा जो है डर और भय नहीं रहता, प्रॉपर सुरक्षित उसके तरीके से मास्क को सैनिटाइज करके जो वही काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला मामला ये है कि आपको जो है कोल कंपनियों को इस बात की राजी करना होगा कि बकाया के रहते हुए भी जो है कोयला वो जो है देने के लिए तैयार हो जाए। और कोयला कंपनियों का जो व्यावसायिक रूप है ये बिल्कुल गलत है। इस समय ऐसी किसी भी तरीके की बंदिश लगाना ये होगी आपात स्थिति का फायदा उठाकर आप सरकार को इस तरीके से जो है धमका रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं। कोरोना काल में जो सब तरफ जो है पिछले साल भी हमने देखा था कि बैंकों को जो है EMI में जो छूट दी गई थी, जो लोगों ने लोन ले रखा है, तमाम आर्थिक गतिविधियां प्रतिबंधित बंद हो गई थी, तब सरकार ने सहूलियतें बांटने का काम किया था। ये तो दोनों ही सरकारों के एक अंग है, उसमें जो है ये इस तरीके का रवैया अपनाना ये बहुत गलत है। जहाँ तक जो आप मजदूरों का मामला बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कोल कंपनी इस बात को राजी हो जाए। जी हाँ, कोल कंपनियों को भी इस समय जो माहौल है और जिस तरह से कोरोना काल है, तो उन सबको भी मद्देनजर रखते हुए सारी चीजों का निर्णय लेना चाहिए कि एकदम से कोयले की जो सप्लाई को घटा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर देगी। जी बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी हमसे जोड़ने के लिए। तो ये सही है कि कोयले की आपूर्ति बाधित होने से एक बहुत बड़ी समस्या आगे खड़ी हो सकती है और इसको लेकर कोल कंपनी और राज्य सरकार को कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालना होगा। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। कोरोना संक्रमण की चेन की रोकथाम और कोरोना कर्फ्यू की अवधि के दौरान सरकारी कार्यालयों में 10% कर्मचारियों के साथ कामकाज संचालित करने के लिए राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं।
बावजूद इसके 10% से अधिक संख्या में कर्मचारी और अधिकारी सरकारी दफ्तरों में ड्यूटी पर पहुंच रहे हैं। कई विभागों के आला अफसरों के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के इन आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए और कोरोना संक्रमण के मामले में घोर लापरवाही बरतते हुए अपने पूरे स्टाफ को ड्यूटी पर लगातार बुलाया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग को भी ऐसी ही शिकायत लगातार मिल रही है। इसी वजह से सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों के साथ ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, संभागायुक्त और कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कार्यालय में कर्मचारियों की उपस्थिति किसी भी स्थिति में 10% से अधिक ना हो। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए मंत्रालय और राज्य सरकार के दफ्तरों में 10% कर्मचारियों के साथ कामकाज संचालित करने के जीएडी ने दिए थे निर्देश। कोरोना कर्फ्यू की अवधि में दिव्यांग शासकीय कर्मचारियों को ड्यूटी पर दफ्तर आने से छूट देकर घर से ही काम करवाने के सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। राज्य ओपन बोर्ड के दफ्तर में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है। राज्य ओपन बोर्ड के कर्मचारियों व अधिकारियों को हाजिर होने के निर्देश संचालक ने दे रखे हैं। राज्य ओपन बोर्ड के जो अधिकारी नहीं आते उन्हें फोन करके बुलाया जाता है। नगरीय प्रशासन विभाग के संचालनालय में भी ज्यादातर अधिकारियों को ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड। स्वागत है। अब चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके चलते लगभग सभी कारोबार बंद हो गए और मजदूर आर्थिक तंगी का शिकार होने लगे। लेकिन कोरोना काल में भी मनरेगा योजना मजदूरों का बहुत बड़ा सहारा बनती नजर आ रही है। वर्तमान में प्रदेश में करीब 26 लाख से अधिक श्रमिक मनरेगा रोजगार से जुड़े हुए हैं। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पलायन उतना नहीं हुआ, लेकिन मजदूरों की संख्या इस बार काफी कम है। पलायन में मनरेगा में मजदूरों को काम देने में मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर राजस्थान का नाम है। वहां 27,77,000 से ज्यादा श्रमिकों को मनरेगा में काम दिया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 20,000 कार्यों के प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की है। पिछले वर्ष प्रदेश और बाहर के करीब 7 लाख मजदूरों को पलायन कर मध्य प्रदेश में शरण ली थी। इस वर्ष प्रदेश और बाहर के करीब 2 लाख के आसपास मजदूरों ने पलायन कर मध्य प्रदेश में शरण ली। मनरेगा में मजदूरों को सर्वाधिक काम देने वाले टॉप 5 जिले जो मध्य प्रदेश के रहे उसमें धार, बालाघाट, डिंडौरी, मंडला और मुरैना है। धार में 13,21,133 मजदूरों को मनरेगा के तहत भुगतान किया गया। इसके अलावा बालाघाट में 1,15,179 मजदूरों को मनरेगा में भुगतान हुआ, जबकि डिंडौरी में 69,532, मंडला में 64,790 मजदूरों को मनरेगा में भुगतान किया गया। मुरैना में 62,991 मजदूरों को मनरेगा में रोजगार देकर भुगतान किया गया। मध्य प्रदेश में 87 लाख से ज्यादा मनरेगा के जॉब कार्डधारी हैं, जिनमें से 62 लाख जॉब कार्डधारी ही सक्रिय हैं। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज राजनीति के क्षेत्र से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में दमोह के उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के लिए उम्मीदवार से लेकर पार्टी के बड़े नेता एक जयचंद को जिम्मेदार मान रहे हैं। खुलेआम नाम लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर राजनीति के गलियारों में पार्टी के कुछ नेता कानाफूसी कर रहे हैं कि जयचंद नहीं, जयचंदों ने उपचुनाव में लुटिया डुबो दी। उपचुनाव में हार का स्वाद चखवाने के मामले में सभी जयचंदों ने अपने अपने गणित सेट किए, जिसको वे जमाने में जुटे थे। कोई अपनी राजनीतिक विरासत बचाने में जुटे थे, तो कोई पार्टी में अपने सामाजिक वर्चस्व को बचाने में लगे थे। इतना ही नहीं, प्रभारियों की भी अपनी अलग ही कहानी है।
इस मामले में अब तो यही लगता है कि जयचंद नहीं, जयचंदों ने ही इस उपचुनाव में विपक्ष की झोली भर दी। इनसाइड राजतंत्र में बस आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।